इस कहानी की शुरुआत होती है 1793 से और इस साल फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। अब इस लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम मेरी एंटोनियो है। इस लेडी को मृत्यु दंड की सजा मिली है। फ्रांस के लोग उसे नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। इसके बाद इस लेडी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। इन लोगों के बीच एक सैनिक भी होता है जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट है। वो फ्रांस का सम्राट बनने के सपने देखता है। इसके बाद दिखाया जाता है नेपोलियन एक लीडर पाल बेरास से मिलता है। वो लीडर नेपोलियन से बताता है कि उनके राज्य में एक किले पर ब्रिटिश सैनिकों ने कब्जा कर लिया है और वहीं से इंग्लैंड अपने बिजनेस को चला रहा है। बेरस नेपोलियन से कहता है कि मुझे वो किला वापस चाहिए, तो नेपोलियन कहता है कि मैं वो किला वापस दिलवा सकता हूँ। बेरस कहता है अगर तुम ये करने में कामयाब हो जाओगे तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब अगले दिन नेपोलियन उस किले के पास जाता है जहाँ पर वो सैनिक कब्जा किए बैठे थे और वो मन ही मन सोचता है कि इन लोगों पर हम रात में अचानक हमला करेंगे। उसी रात नेपोलियन अपने सेना की टुकड़ी के साथ आता है और ये लोग किले पर आक्रमण कर देते हैं। धमाके की आवाज सुनकर इंग्लैंड के सैनिक काफी डर जाते हैं और अब युद्ध शुरू हो जाता है। किले की तरफ से भी तोपें चलाई जाती हैं। इसी में नेपोलियन का घोड़ा घायल हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। नेपोलियन बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, लेकिन वो बहादुर योद्धा था। वो फिर से उठता है और उन लोगों से लड़ाई शुरू करता है। नेपोलियन के सैनिक उन जहाजों को भी तबाह कर देते हैं जिनसे ब्रिटिश लोग अपना बिजनेस करते थे और इस तरह नेपोलियन उस किले को आजाद करा लेता है। जीतने के बाद नेपोलियन अपने घोड़े को देखता है जो जमीन पर पड़ा हुआ था। वो बहुत दुखी होता है। ये उसका सबसे वफादार घोड़ा था। अब अगले दिन दिखाया जाता है नेपोलियन पाल बेरास के पास जाता है। पाल उसे इनाम के तौर पर प्रमोट कर देता है और अब नेपोलियन एक सैनिक से सेनापति बन चुका है। इसके बाद फ्रांस के एक और लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्सिलैंड होता है, जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान विरोधी की भूमिका में होता है और फ्रांसीसी लोग उससे नफरत करते हैं और एक रात उस पर सभी लोग अटैक कर देते हैं, लेकिन उन सब के डर से वो आत्महत्या कर लेता है। मैक्सिलैंड ने बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा था और उसकी मौत के बाद सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाता है। एक दिन नेपोलियन अपने कुछ साथियों के साथ बार में होता है जहाँ उसकी मुलाकात जोसेफिन नाम की एक औरत से होती है जो बहुत सुंदर थी। वो विधवा है। उसके पति सैनिक थे जो शहीद हो चुके हैं। नेपोलियन उसे देखते ही पसंद करने लगता है। वो उसे नाम पूछता है लेकिन वो नहीं बताती। अब अगले दिन नेपोलियन के पास एक लड़का आता है। वो नेपोलियन से कहता है कि उसके पिताजी सेना में बहादुर योद्धा थे। उनके शहीद होने के बाद उन्हें उनकी तलवार चाहिए। नेपोलियन कहता है कि तुम अभी बच्चे हो और आम लोगों को तलवार रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन वो लड़का कहता है कि मेरी माँ ने कहा था कि नेपोलियन अच्छे स्वभाव का सेनापति है, वो उनके पिता की तलवार जरूर वापस कर देगा। नेपोलियन इस बात से बहुत प्रभावित होता है। वो उस जगह जाता है जहाँ शहीद हुए सैनिकों की तलवारें रखी थी, लेकिन इन पर कोई नाम नहीं पड़ा था। फिलहाल नेपोलियन उसमें की एक तलवार उस लड़के के घर लेकर जाता है और यहीं पर उसकी मुलाकात उस औरत से होती है जो उसे बार में मिली थी। वो उसे देखकर खुश हो जाता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद नेपोलियन जोसेफिन को डेट पर ले जाता है और ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है। नेपोलियन उसे अपने घर भी बुलाता है। इस दौरान जोसेफिन नेपोलियन से अपने बीते कल के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसके पति उनकी ही सेना में सैनिक थे और अब वो नहीं रहे। आगे वो कहती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो क्या ये सब जानकर अभी भी वो उससे प्यार करता है? तो नेपोलियन कहता है मैं बेशक तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद जोसेफिन नेपोलियन को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाती है। इसे देखकर नेपोलियन को बहुत मजा आता है और यहाँ पर वो औरत अपना नाम भी बता देती है। फिलहाल एक दिन पाल बेरास नेपोलियन से मिलता है। वो कहता है कि मैक्सिलैंड की मौत के बाद बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं, हमें उन्हें हर हालत में रोकना है। तब नेपोलियन कहता है उन लोगों के लिए हमारे पास एक प्लान है, हमें अपने हिसाब से हैंडल करना होगा। और फिर एक दिन वे विरोधी लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तभी नेपोलियन के कहने पर उन लोगों पर तोपों से हमला किया जाता है जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उन्हें देखकर बाकी के लोग डर कर भाग जाते हैं। खैर इसके 2 महीने के बाद का समय दिखाया जाता है। नेपोलियन और जोसेफिन शादी कर लेते हैं। दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। एक दिन नेपोलियन देखता है जोसेफिन एक जवान लड़के के साथ हंस हंस कर बात कर रही थी। दोनों एक दूसरे का हाथ भी पकड़ रहे थे। नेपोलियन को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। उसे जलन होती है और फिर उसी रात बिस्तर पर नेपोलियन उस चीज का बदला भी ले लेता है। फिलहाल 1798 का समय आ जाता है। यहाँ नेपोलियन बैटल ऑफ इजिप्ट में हिस्सा लेता है। यहाँ उसकी सेना दुश्मन सेना से डट कर मुकाबला करती है और इस युद्ध को वो जीत लेता है। हालांकि इस युद्ध में काफी दिन बीत जाते हैं। वो अपने घर से दूर रहकर अपनी पत्नी को पत्र भेजता है जिसमें लिखता है कि उसने कई दिनों से उसे नहीं देखा, उसे नहीं पता वो किस हाल में है। हालांकि नेपोलियन जो भी पत्र भेजता था जोसेफिन की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं आता था और इस बात का जिक्र भी वो इस वाले पत्र में करता है। दरअसल नेपोलियन के जाने के बाद जोसेफिन एक जवान सैनिक से प्रेम करने लगी थी।
हालांकि जोसेफिन और उस सैनिक की प्रेम कथा के बारे में महल की दासियों को भी पता है। फिलहाल इधर नेपोलियन को इजिप्ट में एक मम्मी मिलती है। वो उसे खोल कर देखता है जिसमें एक लाश थी। नेपोलियन इसे एक साधारण मम्मी समझकर छोड़ देता है। इसके बाद नेपोलियन जब अपने कक्ष में होता है तभी उसे एक आदमी मिलता है और वो कहता है कि तुम्हारी पत्नी का चार्ल्स नाम के एक जवान सैनिक से अफेयर है। अब नेपोलियन अपने महल वापस चला जाता है। वो चार्ल्स नाम के उस सैनिक से मिलता है और इनडायरेक्टली वो जोसेफिन के बारे में पूछता है, लेकिन चार्ल्स उसे झूठ बोलता है। वो कहता है मुझे जोसेफिन की दासी से प्रेम है। हालांकि नेपोलियन कहता है कि मुझे सारी चीजें पता है। इसके बाद नेपोलियन उस सैनिक को एक युद्ध में जाने का आदेश देता है और ये भी कहता है कि इस मिशन के बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए। फिलहाल इसके जाने के बाद नेपोलियन अपने शहर के एक न्यूज़पेपर को देखता है जिसमें उन लेटर्स के बारे में भी लिखा गया था जो वो युद्ध के दौरान अपनी पत्नी को भेजा करता था और ये पब्लिक में लीक हो चुके थे। साथ में उसकी पत्नी और उस सैनिक के अफेयर की भी खबर न्यूज़पेपर में छपी थी। अभी इन खबरों की वजह से उसकी बहुत बेइज्जती होती है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। नेपोलियन भड़क जाता है। वो जोसेफिन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम हमें समझ ही नहीं पाई, तुमने हमें धोखा क्यों दिया। जोसेफिन नेपोलियन से काफी डर जाती है। वो उसे माफी मांगती है। तब नेपोलियन कहता है कि तुम मुझसे कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जोसेफिन कहती है हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद नेपोलियन उसे माफ कर देता है। दोस्तों कहानी में मजा आ रहा है तो वीडियो को अभी से एक लाइक जरूर कर दो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। नेपोलियन अभी फ्रांस में है और वो अपना घरेलू विवाद सुलझाने इजिप्ट में चल रहे युद्ध को छोड़कर यहाँ आया था। इस वजह से उस पर मुकदमा कर दिया जाता है। उसे बताया जाता है कि फ्रांस की हालत पहले से ज्यादा खराब है। सत्ताधारी लोगों पर जनता का विश्वास नहीं है और उधर तुम्हारे घरेलू विवाद की वजह से फ्रांस की सत्ता पर बहुत बड़ा दाग लग चुका है। इसके कुछ दिन बाद नेपोलियन एक प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि वो फ्रांस की सत्ता में आना चाहता है। यहाँ काउंसिल के लोग भी मौजूद थे जिन्होंने उस पर मुकदमा चलाया था। फिलहाल उसका ये प्रस्ताव सुनकर वे लोग उस पर हंसने लगते हैं। नेपोलियन को ये सब पसंद नहीं था। उसे बहुत बुरा लगता है और अपनी सेना के दम पर नेपोलियन उन सभी नेताओं को बंदी बना लेता है और सत्ता का तख्ता पलट करके अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। एक रोज नेपोलियन अपने विदेश मंत्री के साथ सलाह मशविरा कर रहा था और वो मंत्री नेपोलियन को सलाह देता है कि उसे ऑस्ट्रिया के सम्राट से दोस्ती कर लेनी चाहिए। नेपोलियन इसके लिए राजी हो जाता है। इसके बाद दोस्ती का प्रस्ताव लेकर नेपोलियन का मंत्री ऑस्ट्रिया जाता है, लेकिन वहाँ का सम्राट इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। शायद वो नेपोलियन से दोस्ती नहीं करना चाहता था क्योंकि वो सम्राट फ्रांस को एक कमजोर राज्य मानता है। हालांकि नेपोलियन का मंत्री कहता है कि नेपोलियन का ये प्रस्ताव ठुकराना गलत साबित हो सकता है। प्रस्ताव ठुकराने के बाद नेपोलियन ऑस्ट्रिया के सम्राट पर बहुत भड़क जाता है। वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसका बदला वो जंग में ले लेगा। खैर नेपोलियन अपनी पत्नी जोसेफिन के पास जाता है और रात में दोनों एंजॉय करते हैं। खैर इसके बाद 1804 का समय दिखाया जाता है और एक सभा आयोजित की जाती है जिसमें नेपोलियन ऑफिशियल रूप से फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। वो खुद अपने आप से राजा का ताज पहनता है और जोसेफिन फ्रांस की रानी बन जाती है। अपने नए सम्राट को देखकर वहाँ मौजूद लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद नेपोलियन और जोसेफिन महल लौट जाते हैं। खैर इसके बाद फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच जंग शुरू हो जाती है। हालांकि ऑस्ट्रिया की सेना में रूस की सेना भी शामिल है और दो सेनाओं से लड़ना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए नेपोलियन एक प्लान बनाता है जिसमें वो अपने सेना की टुकड़ी को अलग अलग जगह भेजता है और अपनी तोपों को छुपा देता है। इसके बाद उस रात का समय आता है जब ऑस्ट्रिया और रूस की सेनाएं आगे बढ़ रही थी। हालांकि नेपोलियन प्लान के मुताबिक शांत रहता है। उसका प्लान था कि ये लोग आगे बढ़ें और इन्हें लगे कि नेपोलियन ने हार मान ली है, तब सही मौका देखकर हमला होगा। खैर वे सैनिक जब काफी आगे आ जाते हैं तब नेपोलियन के सैनिकों के साथ उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। नेपोलियन अपने सेना की दूसरी टुकड़ी को भी इस लड़ाई में भेज देता है। इस तरह नेपोलियन की सेना उन पर हावी हो जाती है। कुछ सैनिक डरकर पीछे भाग जाते हैं और अब नेपोलियन तोपों से हमला करने का आदेश देता है। इस हमले में ऑस्ट्रिया के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। नेपोलियन ये युद्ध जीत लेता है। इसके बाद ऑस्ट्रिया का सम्राट नेपोलियन के पास आता है और कहता है कि तुम एक बहादुर सम्राट हो। इस युद्ध को जीत कर तुमने एक नया मुकाम हासिल किया है। तो नेपोलियन कहता है कि युद्ध में रशियन सेना भी शामिल थी, तो रूस का सम्राट क्यों नहीं आया। इस पर वो सम्राट कहता है कि युद्ध में हारने के बाद वो काफी नाराज हैं, शायद न आने की यही वजह हो सकती है। इसके बाद नेपोलियन कहता है कि अगर मैं चाहता तो तुम्हारे सेना के एक एक सैनिक को मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, तो ये हमारा एहसान तुम्हें याद रखना चाहिए। हालांकि यहीं पर नेपोलियन एक बार फिर से उसे दोस्ती का प्रस्ताव देता है और अब ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच दोस्ती हो जाती है। खैर एक दिन नेपोलियन अपने महल में होता है। इस दौरान उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हारी शादी को काफी समय हो गया है और अभी तुम बाप नहीं बन पाए, पता नहीं तुम्हारे अंदर कोई कमी है या फिर जोसेफिन में। और इसका पता लगाने के लिए नेपोलियन की माँ 18 साल की एक लड़की का प्रबंध करती है। वो नेपोलियन को उसके कमरे में भेजती है। यहाँ वो उस लड़की के साथ इंटीमेट होने वाला है और इसके कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है। नेपोलियन जिस लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। नेपोलियन की माँ को पता चल जाता है कि कमी नेपोलियन में नहीं बल्कि जोसेफिन में है। दरअसल जोसेफिन कभी माँ नहीं बन सकती थी और
और इस वजह से एक दिन सभा आयोजित की जाती है जिसमें नेपोलियन जोसेफिन को तलाक दे रहा होता है। वो कहता है कि इस राज्य को जोसेफिन एक वारिस देने में नाकाम रही है, वो जोसेफिन से अलग हो रहा है और अब वो दूसरी शादी करेगा। हालांकि जोसेफिन को एक दूसरे महल में रखा जाएगा जहां उसे खाना पानी पैसा मिलता रहेगा। हालांकि जोसेफिन इस बात से बहुत दुखी होती है। वो राज्य के उन नियमों को पढ़ती है जिसमें तलाक से संबंधित लिखा गया था। अब जोसेफिन उस महल में चली जाती है। नेपोलियन उससे मिलने जाया करता था क्योंकि वो उसे अब भी प्रेम करता है। इसके बाद साल 1812 का समय होता है। इस साल नेपोलियन ऑस्ट्रिया की मैरी लुइस से शादी कर लेता है। हालांकि एज में वो लड़की नेपोलियन से बहुत छोटी थी, लेकिन वो नेपोलियन को पसंद करती थी। शादी के एक साल बाद लुइस एक बच्चे को जन्म देती है, यानी नेपोलियन का वारिस आ जाता है। अपने बेटे को देखकर नेपोलियन बहुत खुश होता है। वो उसे लेकर जोसेफिन के पास जाता है। जोसेफिन बच्चे को गोद में लेकर कहती है, तुम्हारे आने के लिए मैंने जो कुर्बानी दी है, बड़े होकर उसे कभी मत भूलना। फिलहाल कुछ दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है जब नेपोलियन और रूस के बीच युद्ध छिड़ जाता है। नेपोलियन अपने लाखों सैनिकों के साथ आगे बढ़ता है। इस बार रूस की सेना वही रणनीति अपनाती है जो नेपोलियन ने अपनाया था, छुपकर हमला करना, और ये रणनीति काम करती है। रूस की सेना नेपोलियन सेना पर हावी हो जाती है। हालांकि नेपोलियन की सेना में 6 लाख से ज्यादा सैनिक थे, फिर भी इस युद्ध में उसकी हार होती है। युद्ध के दौरान नेपोलियन जोसेफिन को पत्र भेजा करता था और वो ये भी लिखता था कि अलग होने के बाद भी वो जोसेफिन से उतना ही प्यार करता है। फिलहाल युद्ध के दौरान नेपोलियन अपने सैनिकों के साथ मॉस्को में होता है। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। अब युद्ध के साथ ठंडी की वजह से 6 लाख सैनिकों में से नेपोलियन के 4000 सैनिक जिंदा बच पाते हैं। और इस युद्ध का परिणाम ये होता है कि 1814 में नेपोलियन को फ्रांस की सत्ता से बेदखल करके देश से निकाल दिया जाता है। उसे अपनी बाकी जिंदगी एक टापू पर रहने की सजा दी जाती है। नेपोलियन उस टापू पर रहने के लिए चला जाता है। यहाँ राज्य की तरफ से उसे खाना पानी मुहैया करवा दिया जाता था। टापू पर रहने के दौरान नेपोलियन को खबर मिलती है कि उसकी पहली पत्नी जोसेफिन किसी दूसरे लड़के के साथ लिविंग इन रिलेशन में है। ये खबर पाकर नेपोलियन बहुत भड़क जाता है। वो टापू से भाग आता है। यहाँ जोसेफिन का इलाज चल रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई है। वापस आकर नेपोलियन फिर से फ्रांस का सम्राट बनने की योजना बनाता है। हालांकि उस समय फ्रांस की सत्ता कुछ बुद्धिजीवी लोगों के पास थी जिन्हें काउंसिल कहा जाता है। फ्रांस के सैनिक जब नेपोलियन को देखते हैं तो उसे रोक लेते हैं, लेकिन नेपोलियन कहता है कि वहां रहकर उसे सैनिकों की बहुत याद आती थी, इस वजह से वो उन्हें देखने चला आया। इसके अलावा सैनिकों से वो ढेर सारी चापलूसी भरी बातें करता है। इस तरह बहुत सारे सैनिक उससे प्रभावित होते हैं। वो नेपोलियन के पक्ष में आ जाते हैं। सेना के दम पर एक बार फिर से नेपोलियन पावर में आ जाता है। इसके बाद नेपोलियन जोसेफिन से मिलने जाता है और यहाँ जोसेफिन नहीं बल्कि उसकी बेटी मिलती है। जोसेफिन को अपने पहले पति से एक बेटा और एक बेटी हुए थे। वो बच्ची कहती है कि उसकी माँ अब जिंदा नहीं रही, वो एक बीमारी की वजह से उसे छोड़कर दूर जा चुकी हैं। नेपोलियन कहता है, क्या उसका कोई सामान तुम्हारे पास है? तो बच्ची कहती है कि मेरे घर का सारा सामान चोरी हो गया है। नेपोलियन अपने आप को जोसेफिन की मौत का जिम्मेदार मान रहा था, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि मेरी माँ की मौत आपकी गलती नहीं है। फिलहाल नेपोलियन बहुत ज्यादा दुखी होकर यहाँ से वापस आ जाता है और एक दिन सभा आयोजित की जाती है जिसमें उसे बताया जाता है कि बहुत सारे देश उसके राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। नेपोलियन युद्ध की तैयारी शुरू कर देता है। वो हर एक दुश्मन देश पर एक एक करके हमला करने की रणनीति बनाता है। फिलहाल युद्ध शुरू होने वाला था और इस बार उसके सामने ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की सेना खड़ी थी। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो जाता है और इस लड़ाई में दोनों तरफ से काफी सैनिक मारे जाते हैं। नेपोलियन बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ता है और अभी वो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन पर भारी पड़ने वाला था, लेकिन तभी ईरान का सम्राट मार्शल अपनी सेना लेकर आ जाता है। ईरानी सेना देखकर ड्यूक काफी खुश होता है, लेकिन नेपोलियन के सैनिक बहुत डर जाते हैं और सभी युद्ध मैदान से भाग जाते हैं। फिलहाल उस रात ड्यूक ऑफ वेलिंगटन नेपोलियन से मिलता है और उसे कहता है, तुम्हें हराना तो बहुत आसान था, अभी भी तुम अपने लोगों के साथ यहाँ से निकल सकते हो और तुम्हारे लिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम एक आइलैंड पर होगे। उस समय नेपोलियन को उसकी बात मानना मजबूरी थी। वो उसकी हर एक बात मानता है। इसके बाद नेपोलियन सेंट हेलिना नाम के एक आइलैंड पर चला जाता है। यहाँ उसे जेसिका की आवाज सुनाई पड़ती थी जिसमें वो कहती है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, अगले जन्म में हम दोनों साथ रहेंगे और हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। इस आइलैंड पर और भी लोग रहते थे। यहाँ उसे कुछ लड़कियां लड़ाई करते हुए दिखती हैं। नेपोलियन उसे लड़ाई के बारे में सवाल पूछा करता था। साथ में नेपोलियन ये भी बताता है कि हमने बहुत सारी लड़ाइयां जीती हैं। हालांकि ये लड़कियां उस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि वो सब तो आइलैंड पर रहती थी। उसे नेपोलियन के बारे में नहीं पता था कि वो एक सम्राट रह चुका है। फिलहाल नेपोलियन इन्हीं के साथ अपना टाइम पास किया करता था। नेपोलियन को जोसेफिन की आवाज बेचैन कर देती थी। वो काफी निराश रहता था, कमजोर भी हो चुका था। फिर एक दिन ऐसा होता है, नेपोलियन जमीन पर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है राजा से रंक होते देर नहीं लगती। आसमान में उड़ने वालों को एक ना एक दिन जमीन पर आना पड़ता है। सो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।